रख दी सभी एक जगह। अब सभी कहाँ आ जाएंगे? कल हम कहाँ थे? कल जैसलमेर घूम कर आए थे, आज कहाँ आना है? जालौर। जालौर का दुर्ग कौन सा? जालौर दुर्ग। सबसे पहले बात करते हैं निर्माण। किसके बारे में? जालौर के बारे में निर्माण में बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं हम डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसको? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि जालौर के किले का निर्माण नागभट्ट के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन? तो सबसे पहले बात करते हैं दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा कहता है कि जालौर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? किसने? नागभट्ट के द्वारा। नागभट्ट फर्स्ट। ये था प्रतिहार शासक। कौन सा? प्रतिहार शासक था नागभट्ट फर्स्ट। इसने कौन से किले का निर्माण कराया है? किसके अनुसार? किसके अनुसार? अरे सबकी आवाज आनी चाहिए। दशरथ शर्मा के। ये हो गया हमारा कथन दशरथ शर्मा का। दूसरा साहब जीएस ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहता है कि इस किले का निर्माण परमार शासक। कौन सा? परमार शासक। और उस परमार शासक का नाम क्या था? हाँ, बता सकता है कोई? परमार शासक का नाम था धारावर्ष। क्या नाम है? यानी परमार शासक धारावर्ष के द्वारा किसका निर्माण कराया है? यहां हमें दो कथन मिलते हैं, लेकिन आपको बताऊं मैं कि सबसे ज्यादा जो मान्य कथन होगा यहाँ किसका होगा? क्योंकि किसने? परमार शासक ने इसका क्या है? पुनर्निर्माण कराया था। क्या कराया था? पुनर्निर्माण। यानी पहले से यहाँ एक दुर्ग था जो टूटा हुआ था, उसका क्या कराया इसने? पुनर्निर्माण। ठीक है, किसने कराया? अच्छा, डॉक्टर हीराचंद ओझा ने। उसका तो कथन है। फिर अभी आवाज आई थी नगर से। अच्छा, पीछे से किसी ने बोल दिया होगा। गलती से यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी गलती करेंगे, फिर क्या होगा भाई? यानी यदि इसका निर्माण पूछा जाए तो अगर दशरथ शर्मा दे रखा है तो अपन किसको सेलेक्ट करेंगे? वो भी कौन सा शासक? प्रतिहार वंश का शासक। कौन? यदि दशरथ शर्मा ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम किसको चुनेंगे? धारावर्ष को। कौन से वंश का है? परमार वंश का। यहां हम आगे जब बात करेंगे तो इस दुर्ग का निर्माण एक चौहान शासक और कराएगा। पुनर्निर्माण कौन कराएगा? आपने नाम सुना है कानड़ देव का? कानड़ देव। बात करते हैं जब कानड़ देव सोनगढ़ का शासन था, उसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक था। कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो वो क्या करता है भाई साहब, जालौर दुर्ग पर क्या करता है, आक्रमण करता है। आक्रमण करता है, उससे पहले ही सूचना लग गई थी कर्णक देव को, तो जो भी उस दुर्ग में थोड़ा बहुत कमी थी, कमजोर दीवारें थी, उनका वो क्या करवाता है, पुनर्निर्माण करवाता है। तो यहाँ पुनर्निर्माण के लिए अगर हमारा कौन सा शासक नहीं हो, दारावर्ष नाम नहीं दिया हो, तो हम उत्तर क्या देंगे, कौन सा देंगे, कानड़ देव, क्योंकि इसने क्या किया है, पुनर्निर्माण कराया है। कब करवाया, जब आक्रमण किसने किया, हम आगे बताएंगे कि इस कानड़ देव के समकालीन एक शासक वो लेखक रहा है पद्मनाभ। क्या नाम था, पद्मनाभ। इसकी दो रचनाएं हैं, एक है कानड़ देव प्रबंध। क्या नाम है, प्रबंध। और दूसरी रचना है इसकी बीरम देव सोनगरारी बात। क्या नाम है, बीरम देव सोनगरा री बात, बीरम देव सोनगरारी बात। ये बताएंगे हम जब इसका शाखा बताएंगे कि किस प्रकार से बीरम देव और फिरोजा की प्रेम कहानी का इसमें उल्लेख है। दूसरा इसमें कारण भी बताए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्गों पर आक्रमण क्यों किया। अभी हमारी बात चल रही है किस पर, निर्माण पे। तो निर्माण में हम इतना ही बताएंगे कि इसका निर्माण किसने कराया है, किसने, मतलब बार बार वही गलती, डॉक्टर दशरथ शर्मा निर्माण कराएगा, तो लिखेगा ये लिखेगा, लेखक है दशरथ शर्मा, विद्वान है, वो अपना कथन दे रहा है, अपना मत दे रहा है कि मेरे अनुसार निर्माण किसने कराया है, और यहाँ गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहता है कि मेरे अनुसार किसने कराया है। अब बात आती है पुनर्निर्माण की, किसकी, तो पुनर्निर्माण में जब हम पढ़ते हैं तो मिलता है कि इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, परमार शासक। किसने, परमार शासक धारावर्ष के द्वारा। और दूसरा शासक कौन आएगा, कानड़ देव। कानड़ देव ने जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, तब इसने इस किले का जो दीवारें थी उनकी क्या कराई, मरम्मत। जब हम आपको इसमें आगे बढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, इसे ही इस किले के बारे में ही कहा जाता है कि एक रात में ही सरसों का भाव, राई का भाव आसमान छू गया। क्यों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिमाग वाला था। उसको दिमाग से कानड़ देव का जो एक सेनापति था, क्या नाम था, याद है क्या, नहीं है, राव बीका दहिया। क्या नाम था, बीका दहिया को वहां से बुलवाया जाता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि इस जालौर में यह पता लगाओ कानड़ देव की सेना में कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसे ज्यादा महत्वाकांक्षा रखता है पैसे कमाने की। तो उन्होंने जाना तो कि कौन है ऐसा, बीका दहिया। तो बीका दहिया को वहां ले जाया जाता है और कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी उससे कहता है कि आपका मन नहीं करता प्लेन में बैठने का, करता है जी, आपका मन नहीं करता कि मैं यहाँ से घूम के और विदेश जाऊं, गोवा जाऊं, मन नहीं करता क्या, कि जी करता है। क्यों नहीं जाते फिर, सर जाए कहां से, किसकी कमी है, पैसे
पैसे की। अरे पैसे की क्यों टेंशन ले रहा है भाई, जब तक हमें राबिका से बोला कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अरे जब हम बैठे हैं फिर भी यार पैसे की टेंशन ले रहा है, बता कितना पैसा चाहिए तुझे? सर ये तो बताओ क्यों दे रहे हो आप? अरे यार आपको तो हमारा छोटा सा काम करना है, इस किले की कोई, इस दुर्ग की कोई कमजोर चीज बताओ जिससे कि हम इस दुर्ग में प्रवेश कर सकें। तभी इसने क्या है पुनर्निर्माण कराया था, तो लेकिन पूरी तरीके से तुरंत आक्रमण किसने कर दिया था? लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो पाया तो थोड़ी सी दीवार कच्ची मिट्टी से चुनी गई। किससे? मिट्टी से चुनी गई, और उसको ऐसा कर दिया था जैसे पत्थर से बनाई है। लेकिन बीका दैया ने कह दिया कि सब बता तो दो, लेकिन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। क्या पता कि देखो, जब हमारे शासक निर्माण करा रहा था ना आपके आने से पहले इसका पुनर्निर्माण, तो आप जल्दी आ गए, इस वजह से उन्होंने क्या है एक दीवार का छोटा सा भाग, किले की जो दीवार है इसका छोटा भाग कच्ची मिट्टी से चिन दिया है, उसको आप आसानी से फोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये किला जीतने के बाद मुझे दे देना। किसको दे देना? बीका दैया। अलाउद्दीन ने कहा क्यों टेंशन ले रहा है, हमें तो तेरी टेंशन हम तो ले रहे हैं ना, कानरदेव नहीं ले रहा है। अच्छा, वो वहां जाता है और अपनी पत्नी से जाके कहता है, पत्नी ने देखा कि घर में आटा नहीं है, पत्नी कह रही थी आज तो आटा और खत्म हो गया। अरे तो आज टेंशन मत ले, कल से तो हम होटल पे खाया करेंगे। क्यों? और टेंशन मत ले, हमारे बुरे दिन जाने वाले हैं, कल हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। उसकी पत्नी स्वामी भक्त थी, उसने पूछा कि नहीं जी पहले ये बताओ कैसे आएंगे वे अच्छे दिन, एक रात में अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं? नहीं बताए। फिर दोबारा से पूछा, अजी देखो ऐसे नहीं, बताना पड़ेगा अगर आपने बताया है तो कि अच्छे दिन आने वाले। ये तो वही बात हो गई अधूरी बात। नहीं बताओ, मैं तभी खाना बनाऊंगी, नहीं तो मैं अभी खाना नहीं बनाऊंगी। फिर औरत के आगे आदमी झुक जाता है। उसने कहा टेंशन मत ले, कल से तो धुआंधार पैसे उड़ाना। कि मैं वही तो पूछ रही हूँ, कल से हमारे अच्छे दिन कैसे आएंगे? मोदी जी तो पिछले 10 सालों से कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आज तक नहीं आए। लेकिन ये आपने कहा है कि कल अच्छे दिन आ जाएंगे, तो कैसे आएंगे? कि सुन, मैंने जो इस किले की कच्ची दीवार है ना, उसका गुप्त रहस्य किसको बता दिया है? अलाउद्दीन खिलजी को। और वो सुबह ही रात में अपने सैनिक भेज देगा और दीवार को तोड़कर और किले पर क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। और आक्रमण करने के बाद किला किसको देगा? हमें देगा। हम यहाँ के राजा होंगे और तुम बनोगी रानी। ऐसे कह देता है। तुरंत खून खौल जाता है छत्राणी का। कहती है खाना बनाती हूँ आपको। खाना बना देती है और 2 थाली परोसती है। एक रिक्त थाली थी और एक थाली भोजन की। यहां बैठा है तुम्हारा राम, बीका दैया। इस थाली में जैसे ही भोजन का टुकड़ा तोड़ने के लिए गर्दन को झुकाया, छत्राणी ने तलवार निकाली और जो खाली थाली थी ना, रिक्त थाली, उसमें उसकी गर्दन को काट कर रख दिया और सीधी कहां आई? काणदेव के पास। काणदेव को पूरा रहस्य बताया। काणदेव ने कहा, अरे तूने ये क्या किया? तूने अपने सौभाग्य को उजाड़ दिया स्वामी भक्ति के लिए। उसने कहा, हम आपका दिया खा रहे हैं, हम स्वामी भक्त हैं। और इसने
गलत किया है तो इसलिए इसका पनिशमेंट इसको मिला है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी क्या है, आक्रमण कर देता है। और ये जो आक्रमण था उससे पहले ही कानड़ देव कहता है कि सभी जो राजपूत हैं वो केसरिया धारण कर लो और जो स्त्रियां हैं वो जौहर के लिए तैयार हो जाओ। दुर्ग में धमाके हो रहे थे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी गोला पे गोला दाग रहा था कच्ची दीवार को तोड़ने के लिए। तभी किसी सैनिक ने और दिमाग लगाया, उसको बताया कि साहब ऐसी दीवार नहीं टूटेगी, है मिट्टी की है, गोलों से नहीं टूटेगी। तो फिर क्या करें कि पहले दीवार का ये पता लगाओ वो कहाँ है कच्ची दीवार। वो कैसे पता लगेगा कि देखो साहब हम हैं किसान और हमें पता है कि मिट्टी में सरसों उग जाती है और आप ऐसा करो सरसों इकट्ठी करवाओ यहाँ नगर में जितनी भी सरसों है, सरसों में को पानी में डालकर और उस पर सरसों के छींटे मारेंगे इस पूरी दीवार पे। जहां भी कच्ची दीवार होगी वहां सरसों अंकुरित हो जाएगी। उसने कहा ठीक, ये दिमाग सही है। पूरे नगर से जिसने जिस वार सरसों दी, किसी ने 1 कटोरी सरसों के 1 लाख मांगे तो उसको 1 कटोरी सरसों के 1 लाख दी। किसी ने 10,000 मांगे तो 10,000 दिए, यानी जिसने जो भाग मांगा उसको वो भाग दिया। और पूरे नगर की सरसों खरीद के कहां ले आया, सालोर दुर्ग के बाहर। उसे पानी में घोरा जाता है, गलाया जाता है और तब छींटे मारे जाते हैं कहां, दुर्ग की दीवार पर। देखता है कि सुबह उस दुर्ग की दीवार पर सरसों उग जाती है, उस जगह पे जहां कच्ची दीवार। कह देता है ठीक है हो गया काम, तोड़ दो यहां से। तो वहां से उस दीवार को तोड़ा जाता है और इस दुर्ग में क्या है, प्रवेश किया जाता है। यह सारा वृतांत किसमें है, कानड़ देव प्रबंध में। किसकी रचना है, अब दूसरा वृतांत मिलता है किसमें, वीरमदेव स्वामीनारायण की बात। कुछ कहते हैं कि उसका कारण वो नहीं था। क्या कारण था, इसमें एक कारण और था कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी गुजरात अभियान के लिए गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भेजा किसके पास, कानड़ देव जी हमें जाना है गुजरात और हम चाहते हैं आपके नगर से गुजरे, क्योंकि ये लूटपाट करने जाता था। जो अपना सोमनाथ का मंदिर है ना, उसको लूटने के लिए जाते थे। तो कानड़ देव ने कहा आप धर्म विरोधी हैं, मैं धर्म का रक्षक हूं। आप मंदिर तोड़ने जा रहे हैं, लूटने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहां से नहीं गुजरने दूंगा। ठीक है, तो इधर से तो वो फिर मेवाड़ होते हुए जाते हैं। किधर होते हुए जाते हैं, मेवाड़। आपको बताया था मैंने, मेवाड़ से जब सेना गुजरती है तो वहां से वो कर वसूलता है छिन से। बताया था ना जब मेवाड़ पढ़ाया था, तो ये कहां से गुजरे, मेवाड़ से। लेकिन इन्होंने उधर से सोचा, यानी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लूटा और उसकी मूर्तियों को और उसके धन संपदा को लेकर उधर से आते हैं। इन्होंने सोचा कि नहीं यार, अब मेवाड़ होते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि मेवाड़ का सम्राट कौन हो गया है, अम्बेर। नहीं, उधर नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे, सीधा चलते हैं। तो ये सीधे जालौर की तरफ से निकलने का प्रयास करते हैं। तो बीच रास्ते में मंगोल जो सैनिक थे उनमें और अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों में धन को बांटने के लिए क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। उसी समय कानड़ देव का जो सेनापति था वो कहता है कि ये यहाँ डेरा डाले हुए हैं, तो हो सकता है ये हमारे ऊपर क्या कर दें, आक्रमण कर दें। अगर ये करें इससे पहले हम क्यों नहीं करते हैं।
तो ऐसा कहा जाता है कि इसने कानव देव ने शाही सेना पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उस सेना को वहां से भगा दिया था। पूरा जो धन संपदा थी उसे लूट लिया उनसे। और जो सोमनाथ का मंदिर की जो उसकी मूर्ति के जो 5 टुकड़े थे, उनकी स्थापना 5 महादेव मंदिरों के रूप में की। किसने की? कानव देव ने। इस बात से कौन नाराज हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। उसने दोबारा से अपनी सेना भेजी जो 1308 में सबसे पहले आक्रमण करती है सिवाना पर, क्योंकि जालौर दुर्ग की कुंजी कौन था? शिवाना। कौन था? शिवाना। सबसे पहले किसको लूटते हैं? किस दुर्ग पर अधिकार करते हैं? शिवाना दुर्ग में जो विश्वासघाती था वो था बावले पवार। बावले पवार ने वहां विश्वासघात किया और यहाँ किसने किया? बीका दैया। ठीक है, दोनों दुर्गों को ध्यान रखना है। दोनों के विद्रोही जो विश्वासघाती हैं उनको ध्यान में रखना है। सिवाना पर आक्रमण हुआ है 1308 में और इस पे होगा 1311 में। कब होगा? अब दूसरा जो प्रबंध था कौन सा? वीरमदेव सोनगरारी बात। इसमें बताया गया है कारण आक्रमण करने का इस किले पर कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी एक बेटी थी, नाम था फिरोजा। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कानव देव को मैसेज किया कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, और कहते हैं कि ये अधीनता स्वीकार कर भी लेता है और अपने बेटे वीरमदेव को लेकर किसके दरबार में जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। वहां वीरमदेव रहता है, बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ, बहुत ही युवक, शानदार पर्सनालिटी का बंदा था। एक दिन मार्केट में घूम रहा था तो मंदिर जो महल था उस महल की छत पर खड़ी हुई थी फिरोजा। फिरोजा की नजर गई वीरमदेव के ऊपर। तुरंत अपनी धाई माता को बुलाती है और धाई माता से कहती है ये इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल के लाओ। कौन है, कहाँ का है, क्या करता है। उसने कहा बेटी क्यों किसी राह चलते के चक्कर में पड़ती है? तेरा पिता तूने देखा है, जगीरा है, जगीरा, कमीना, वैसे ही कमीना था वो तो। अच्छा क्या किया जाए? नहीं धाय माता, मुझे तो ये पसंद आ गया, अब तो जिंदगी कटेगी तो इसी के साथ, नहीं तो मौत भी मंजूर है। वीरमदेव के पास वो धाय जाती है, कहती है बेटा ऐसे ऐसे हमारी एक बेटी है और वो आपसे मन ही मन में क्या करती है? प्रेम करती है। क्या आप उसके साथ विवाह कर सकते हो? वीरमदेव ने कहा नहीं, मैं विवाह के मैटर में नहीं पढ़ूंगा, मेरा विवाह का फैसला लेगा मेरा पिता। कौन? कानव देव। मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं करूंगा। अच्छा अब कानव देव से बात कौन करे? किसी की हिम्मत नहीं। बात फिरोजा किससे बात करती है? फिर फिरोजा कहती है अपने पिताजी से, अकेली संतान थी बेटी। पापा जी 1 मिनट इधर आओ। अच्छा कैसे बेटी 2 दिन से घर में बैठी है, कहीं घूमने नहीं जा रही है? पिताजी को उसकी हरकतों के बारे में और लग जाता है अंदाजा, आपको भी पता होगा ये चीजें। अगर कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो उसकी चाल चलन, हाव भाव सब बदल जाता है।
घर वालों को एहसास होने लगता है। ऐसे ही एहसास हो गया किसको? अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, बेटी आज ये जो चेहरा है, ये कमल का फूल जैसा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? कुछ नहीं पिताजी। नहीं बेटी बता, क्या रीजन है? हमारी सम्राट दिल्ली सल्तनत का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी और उसकी बेटी का मुंह लटका हुआ है। बता तुझे क्या चाहिए, वही चीज तुझे मंजूर हो, मैं उपलब्ध कराऊंगा। कि नहीं पिताजी आप नहीं करा सकते। कराऊंगा बेटी, वचन है, वचन दो, वचन है। देखो पिताजी उतारना तो है नहीं। अच्छा अब क्या करें? कि पिताजी जालौर का जो है ना कानरदेव सौंदरा, उसका एक बेटा है, बहुत ही सुंदर है और वो मुझे पसंद आ गया। मैंने उसके पास लेटर भेजा, दाई माता को भेजा, लेकिन उसने क्या कर दिया? वो तो मुझे पसंद ही नहीं करता है पिताजी। बताओ अच्छा बेटी किसको करता है? नहीं पिताजी वो पता नहीं, वो कह रहा था कि हम मुस्लिमों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और उसने तो ये कह दिया कि अगर ज्यादा बात करनी है तो किससे कर लो? पिताजी को कर लो, पिताजी से बात कर लो। अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत फोन लगाया। कानरदेव जी, हाँ जी। तुरंत अपने बेटे को लेकर कहाँ आए? मुगल दरबार में। अच्छा नहीं बताया क्यों बुलवा रहा है? बुलवाया कि आप कुछ दिन हमारे पास अपने बेटे को छोड़कर चले जाओ। अच्छा जी, चला गया। अब फिरोजा रोज एक लेटर क्या 10 लेटर भेजे किसके पास? बीरमदेव के पास। और उसको मना नहीं जाए, कभी चॉकलेट भिजवाए, कभी कुछ भिजवाए, कभी कुछ भिजवाए। बीरमदेव को लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। रात को भाई साहब वहां से भाग जाते हैं। दिल्ली से भागकर कहाँ गया? जालौर। कहाँ गया? फिरोजा ने कहा पिताजी फिर भाग गया वो तो, क्या करे? अब की बार सख्त आवाज में बात की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कानरदेव जी सीधी सी और स्पष्ट बात है, हमारी बेटी आपके भाई बीरमदेव से, पुत्र से, आपके पुत्र से बीरमदेव से क्या करना चाहती है? बताओ आप बारात लेके आओगे या फिर हम बारात लेके आए? समझ गए? यानी अगर आप बारात लेके आओगे तो बैंड बजेंगे और हम बारात लेके आए तो गोले और तोपे चलेंगी। तो बताओ क्या किया जाए? कानरदेव ने बेटे को बुलवाया, इधर आओ। कमीन, इतने दिन वहां रह के आया, इतनी सारी बातें हो गई, तूने मेरे को आज तक नहीं बताया। अरे फिरोजा तेरे से प्रेम करती है, तेरी क्या इच्छा है बता? कि पिताजी आपकी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा है। बेटे वैसे मेरा ध्येय तो यह है कि हमें मुस्लिमों से धार्मिक यानी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना है, क्योंकि हमने आज तक अपना धर्म भ्रष्ट नहीं किया तो आज भी नहीं करेंगे। इसलिए मेरी तो सख्त मना है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी उसके साथ। बेटा जालौर में एक से एक अच्छी कन्या है, किसी के भी साथ करा दूंगा, लेकिन ये ठीक है पिताजी, मैं भी यही चाह रहा था, मुझे तो बहुत दिन से परेशान कर रही है। अच्छा ठीक है, मैसेज भेज दिया कौन सीधा? अलाउद्दीन जी हमारी बारात तो नहीं आएगी, आगे आप जाने और आपका। उसने कहा अच्छा तेरी नहीं आएगी तो फिर? तो तुरंत ही अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन को बुलाता है। कमालुद्दीन गुर इधर आ, ऐसे ऐसे हमने प्रयास किया लेकिन वो नहीं माना। कानरदेव ने मना कर दिया और कह दिया कि आप बारात लेके आ जाओ, तुरंत सेना तैयार करो। पहला उद्देश्य यह है बीरमदेव को जिंदा पकड़ना है।
कैसा पकड़ना है? जिंदा। क्योंकि उसको यहाँ लाके उसका विवाह किसके साथ करना है? फिरोजा के साथ। फिरोजा के साथ। अच्छा, कानव देव मर जाए लेकिन बीरम देव नहीं मरना चाहिए। तो इस प्रकार से और कमालुद्दीन सेना लेकर आता है कहाँ? जालौर पर, और आकर क्या करता है? आक्रमण करता है। इस केसरिया में कानव देव मारा जाता है, लेकिन बीरम देव जो बच गया था वो जाता है और आशापुरा माता के मंदिर के सामने जब वो बैठा हुआ था तो उसके मन में विचार आ रहे थे कि यार तेरे कारण तेरे पूरे राज्य का क्या हो गया? नाश हो गया। काश तू पहले मर जाता कृष्णा कुमारी की तरह। तो ऐसा नहीं। तुरंत अपनी कटार निकालता है और अपने सिर को यानी आत्महत्या कर लेता है। युद्ध हो गया कंप्लीट। अब जितने भी लोग मरे हुए थे उनमें ढूंढते फिरे किसको? बीरम देव को। बीरम देव कहाँ है? बीरम देव तो देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर सिर कटा हुआ पड़ा है। किसका? बीरम देव का जो घर था उसे वहीं छोड़ा गया, उसके शीश को लेकर जाया गया कहाँ? फिरोजा के पास। फिरोजा को वो शीश दे देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि फिरोजा पहले तो शीश को देखकर रोती है, अरे तू पहले ही मान जाता, क्यों तेरी गर्दन कटती, दोनों एक साथ जीवन यापन करते, तूने फिर भी मौत को चुना, जिंदगी को तो चुना ही नहीं। तो कैसा भाग्यवान था, कैसा भाग्यशाली है, बता। उसको देख देख के फूट फूट के रो रही है। रोने के बाद क्या करती है? ठीक है तेरी करनी तेरे साथ है, लेकिन मैंने तुझे अपना पति माना है, इसलिए मैं तेरा जो दाह संस्कार है वो विधिवत तरीके से करूंगी। और उसका जो दाह संस्कार सिर का विधिवत तरीके से करती है से, और यानी जो सुहागिन होती है उसके सारे वस्त्र धारण करती है और यमुना नदी में कूद कर सती हो जाती है, जल समाधि ले लेती है। इसे कहते हैं बीरम देव सोनगरारी। इसमें एक प्रेम कहानी, राजस्थान में 2 प्रेम कहानियों के बारे में बताया है। एक तो ये है, एक मूमल वाली है, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया क्यों, क्या कारण थे आक्रमण करने के इस किले पर, ठीक है। इस किले का विश्वासघाती कौन था? वीका दहिया, राव वीका दहिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले बात करेंगे कि ये है दुर्ग। 2 पहाड़ियों के बीच में, 2 पहाड़ियों पर बना हुआ है। कितनी पहाड़ियों पर? 2 पहाड़ियों पर। कौन कौन सी? एक है कनकाचल पर्वत। कौन सी? कनकाचल पहाड़ी। एक है सोनगिरी। कौन सी? सोनगिरी। दूसरी बात करते हैं, यहां एक नदी बहती है, नदी। कौन सी? सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी के तट पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तथा इसका जो परकोटा है, क्या? परकोटा।
परकोटा यानी पश्चिमी राजस्थान। कहाँ है ये दुर्ग? पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़, कैसा? यानी यदि उस मिट्टी की दीवार को नहीं काउंट किया जाए तो आज तक इस दुर्ग का गेट कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। तो सुदृढ़ व मजबूत परकोटा है किसका? अब ये मत पूछना, ये मत कहना कि साहब चित्तौड़ का। चित्तौड़ किस में नहीं है? पश्चिम में थोड़ी। हमने क्या लिखाया है? ठीक है, शब्दों से देखना है हमें, कुछ दुर्ग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसके आधार पर हम बताते हैं। देखो, एक तो ये दुर्ग कहाँ बना हुआ है? पहाड़ी पर। कौन सी श्रेणी का हुआ? कौन सी श्रेणी का? दूसरी बात करते हैं, इसका क्या बना हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? परकोटा। इसलिए कौन सी श्रेणी का है? किसका? पारित। तीसरी बात, किस नदी के सामने है? तो एक तरफ जल हुआ ना? हुआ ना? हुआ। लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने लिखा है चारों ओर जल चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए जल दुर्ग की श्रेणी में ये नहीं आएगा। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी हो गई? एक तो पारित हो गया, एक हो गई गिरी, दूसरा चोटियों पर है तो हो सकता है रास्ते भी कैसे हैं? ऊबड़-खाबड़। तो तीसरी श्रेणी कौन सी आ जाएगी? एरर। ठीक है, लेकिन मुख्यतः श्रेणी दो ही है। कौन कौन सी? कौन कौन सी श्रेणी हो गई? यानी एक तो हो गई, दूसरी हो गई निर्माण हो गया, भौगोलिक परिस्थिति हो गई, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, पहले एक सूचना और दे देता हूं आपको, ये बंद कर दो कैमरा।